ल्यूबिप्रोस्टोन। ल्यूबिप्रोस्टोन इज अ क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। अब ये गट में करेगा क्या, क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड आएगा तो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होंगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो रिलीज हो जाएगी। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। अब ये काम किस तरह करता है कि जो जीआई ट्रैक है उसकी जो एपिथीलियम है, एपिथीलियम के ऊपर एपिकल मेम्ब्रेन है, उस एपिकल मेम्ब्रेन के ऊपर Cl, C2 चैनल्स हो गए, दीज आर क्लोराइड चैनल्स। ये इन चैनल्स को जाकर एक्टिवेट कर देगा। अब ये चैनल्स क्या करेंगे कि अंदर की तरफ से बाहर ल्यूमिन में क्लोराइड जितना भी है वो पुश कर देंगे। क्लोराइड जो है वो ल्यूमिन में एक्यूमुलेट होगा और इस क्लोराइड को जो चीज़ फॉलो करेगी दैट इज़ वाटर। सो वाटर इसको फॉलो करेगा और यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो मास बन जाएगा। इट इंक्रीजेज द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द गट, फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट एड्स इन द प्रोपल्सिव मूवमेंट्स। सो दैट्स वाई लुबिप्रोस्टोन इज यूज्ड टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन। तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसमें डायरिया भी आ सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता है। तो पहले डायरिया को देखते हैं। डायरिया किस वजह से हो सकता है, वायरस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं, उन टॉक्सिन्स ने क्या कराया, फ्लूइड का ओवरलोड कराया, जिसकी वजह से डायरिया हो गया। या फिर पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, उस माल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ है, फ्लूइड का ओवरलोड हुआ है और पेशेंट को डायरिया हुआ है। या फिर हो सकता है कि पेशेंट को कोई डिजीज़ है या एंजाइटी है और उस डिजीज और एंजाइटी की वजह से जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हुई है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो इंक्रीज हुई है एंड देन फाइनली ही हैज़ द डायरिया। अब यहाँ पर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं लोपरामाइड, लोपरामाइड के साथ डाइफिनॉक्सिलेट और डाइफिनॉक्सिलेट के साथ कोडीन। ये तीनों जो है ओपियाइड्स है, क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है इसको जाकर रिड्यूस करेंगे। किस तरह, यहाँ पर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, म्यू कैपा डेल्टा, ये इनमें से म्यू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे। सो दे आर गोइंग टू ट्रीट द डायरिया, दे आर गोइंग टू कॉज द कॉन्स्टिपेशन। और अगर इनकी डोजेज एक्सेस हो जाए तो इसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। किस तरह, विद द हेल्प ऑफ नैलोक्सोन। So naloxone is going to cause diarrhea, while loperamide, diphenoxylate and codeine are going to cause constipation. Peristalsis related जो second disorder है that is constipation। और constipation हमारे पास किस तरह हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिड्यूस्ड फ्लूइड जिसकी वजह से डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर पेशेंट जो है वो कोई ड्रग ले रहा है, उस ड्रग की वजह से पेरिस्टालसिस जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज पेरिस्टालसिस द पेशेंट इज गोइंग टू हैव कॉन्स्टिपेशन। अब इसके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स जो है वो हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन गिव बिसाकोडिल या बिसाकोडिल के साथ साथ सिना, विच आर कॉल्ड द स्टिमुलेंट लेग्जेटिव्स। ये क्या करेंगे, डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस को ट्रीट करेंगी और इसके साथ साथ बिसाकोडिल और सिना क्या करेंगे, रिड्यूस फ्लूइड को भी ट्रीट करेंगी। हाँ, जो डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस है इसको हम एक और तरीके से भी डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव डोकुसेट या फिर लिक्विड पैराफिन विच आर कॉल्ड द लेग्जेटिव और द स्टूल सॉफ्टनर्स। तो ये क्या करेंगे, पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करेंगी। इसके अलावा जो रिड्यूस्ड फ्लूइड है इसको फिक्स करने के डिफरेंट तरीके हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव ल्यूबिप्रोस्टोन। अब ये ल्यूबिप्रोस्टोन क्या है, दिस इज Cl(C2) ब्लॉकर, क्लोराइड चैनल ब्लॉकर है, जिसकी वजह से फ्लूइड लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे और कॉन्स्टिपेशन जो है वो ट्रीट हो जाएगी। इसके अलावा रिड्यूस फ्लूइड को हम एक और तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज बाय द यूज ऑफ बल्क लेग्जेटिव्स। फॉर एग्जांपल बाय द यूज ऑफ मिथाइल सेलुलोज और फाइबर्स और इस्पगोल, दीज आर कॉल्ड बल्क लेग्जेटिव्स। और रिड्यूस फ्लूइड को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, लैक्टुलोज and by the use of macrogols. These are called the purgatives or the osmotic laxatives. Lubiprostone के pharmacokinetics की बात करें, it is given orally, it has local action in the gut and it has poor systemic absorption. क्लिनिकल यूज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए हम ल्यूबिप्रोस्टोन यूज कर सकते हैं। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर उसका वेरिएंट है कॉन्स्टिपेशन के साथ तो हम उसको ट्रीट करने के लिए ल्यूबिप्रोस्टोन यूज कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में एक तो नौजिया हो जाएगा और फ्लूइड कंटेंट अगर गट का बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। तो अगर जीआईटी के पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात करें जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया आ जाएगा तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं जिनको हम देकर कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन के लिए वी कैन यूज बिथैनिकोल। ये बिथैनिकोल क्या है, दिस इज कोलिनोमाइमेटिक और वी कैन से M1 रिसेप्टर
एगनिस्ट। उसके अलावा नियोस्टिग्मीन यूज़ कर सकते हैं विच इज़ कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। उसके अलावा कुछ हमारे पास डोपामीन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट है जिसमें मीटोक्लोप्रामाइड, डोम्पेरिडोन और प्रोक्लोरपैराजीन आ सकते हैं। उसके अलावा हम एक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं विच इज़ मैक्रोलाइड, और इसे हम कहेंगे दिस इज़ एरिथ्रोमाइसिन। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव्स, उसमें फाइसिलियम, पोलीकार्बोफिल एंड मिथाइल सेलुलोज आ सकते हैं। फिर कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर स्टूल सॉफ्टनर्स। ये स्टूल सॉफ्टनर्स हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। इसमें ग्लिसरीन, डॉक्यूसेट, मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफिन और आर्किस ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑस्मोटिक एजेंट्स हैं, उन ऑस्मोटिक एजेंट्स में लैक्टुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिट्रेट, सॉर्बिटोल, सोडियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ सकते हैं। देन वी हैव अ ग्रुप ऑफ अनदर ड्रग्स जिसे हम कहेंगे स्टिमुलेंट्स। सो स्टिमुलेंट्स में एलोसिना, बिसाकोडेल, कस्कारा और कैस्टर ऑयल आ सकते हैं। इसके अलावा दो और ड्रग्स हैं, इन्हें हम कहते हैं लुबिप्रोस्टोन एंड लिनाक्लोटाइड। ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड दीज आर क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। ये क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करेंगे जिसे हम कहें CCl2 चैनल्स। उसके अलावा मिथाइल नैल्ट्रेक्सोन और एल्वीमोपैम, दीज आर ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट, यानी ये ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट हैं। ये भी हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। उसमें डाइफिनॉक्सिलेट और लोप्रामाइड, ये हमारे पास ओपियोइड्स हैं। उसके अलावा काइलिन और पैक्टिन आ सकता है, बिस्मथ कंपाउंड, सबसिलिसाइलेट, सिट्रेट सॉल्ट्स। ये सारी ड्रग्स इन्हें हम कहते हैं दीज आर एंटी डायरियल एजेंट्स। तो ये तो सारी ड्रग्स थी कॉन्स्टिपेशन के लिए। उसके अलावा कुछ ड्रग्स देखते हैं जो डायरिया में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बावल सिंड्रोम में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और पेन भी हो सकती है। सो IBS के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती है? सो अगर IBS में डायरिया है तो उसके लिए एलोसिट्रोन, और अगर IBS में कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें लुबिप्रोस्टोन और लिनाक्लोटाइड विच आर अगेन द क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स। और अगर IBS में पेन हो रही है तो उसमें TC एंटी डिप्रेसेंट्स, और TC एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ हम देंगे एंटीकोलिनर्जिक्स विच आर डाइसिक्लोमीन एंड हायोस्कमीन। इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट में जो ड्रग्स आ सकती है उसमें पहली है पैंक्रिलाइपेज और दूसरी इसमें है पैंक्रियाटिन। और फाइनली बाइल एसिड थेरेपी फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आएगी उर्सोडायोल।